स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं ऋषभ पांडे और आप देख रहे हैं वायरल बायोलॉजी। आज है अपना ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट का सेकंड लेक्चर, आपके यूनिट फर्स्ट का। स्टूडेंट्स, पहला लेक्चर आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए आज मैं क्या करता हूं, आज स्टार्ट करता हूं सेकंड लेक्चर, जहां पर आपके साथ डिस्कस होगा होम्योस्टेसिस का पॉइंट डिस्कस होगा और बेसिक लाइफ के जो प्रोसेस हैं, जो आपके लिविंग बीइंग होते हैं, जो लिविंग चीजें होती हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में अपन लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करके वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी आपका डाउट है। चलिए अब करते हैं अपने आगे के जो पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं एक एक करके। देखिए, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके थे, मैंने आपको बॉडी सिस्टम बताया था, कौन कौन से सिस्टम आपके बॉडी में वर्क करते हैं। नर्वस सिस्टम, इंटेग्युमेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, लंग्स होता है, एल्वियोलाई होता है, ब्रोंकियोल्स होता है, ब्रोंकाई होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। सब कुछ डिस्कस हो गया था। आर्गन डिस्कस हो गया था, आर्गन सिस्टम डिस्कस हो गया था। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें थी, बक्कल कैविटी था आपका, फेरिंग्स था आपका, इसोफेगस था, बहुत सारी चीजें थी। फेरिंग्स आपका था कहाँ पे, फेरिंग्स आपका था रिस्पिरेटरी में, फेरिंग्स आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं था। ये चीज आप ध्यान देंगे। इसोफेगस जो था वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। ठीक है, तो चलिए ये सारी बातें आपकी डिस्कस हो चुकी हैं। पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसको देखिए। नोट्स आपको जैसे ही चैप्टर खत्म होता है आपको नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। स्टूडेंट्स, यहां से अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम तक अपना पॉइंट हो गया था। आज बात होगी क्या, बेसिक लाइफ के प्रोसेस, क्या लिविंग बीइंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपको एक भाषा में आप ये चीज भी कह सकते हैं, कोई चीज लिविंग है तो कैसे अपन लोग जानेंगे कि ये लिविंग है और क्या चीजें वो परफॉर्म करेगा। ठीक, तो चलिए वही चीज डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपका क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट आपका क्या है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या क्या चीजें आती हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कैटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म क्या होता है। स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो होते हैं उनका सिंपलेस्ट फूड मटेरियल में आपको क्या कहते हैं, उसको कन्वर्जन होता है, तभी तो डाइजेशन होता है, तभी आपकी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो ये सारी चीजें कहाँ कहाँ पे डिस्कस होते हैं, ये होता है मेटाबॉलिज्म में। जैसे कि जो कैटाबॉलिज्म टॉपिक है उसको आप कैसे समझेंगे, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में डिफरेंस क्या होता है। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन, कैटाबॉलिज्म मतलब भैया होता है इसका मतलब ब्रेक डाउन, ब्रेक होना। और एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, फॉर्म होना, फॉर्मेशन होना। मतलब कि क्या है यहाँ पर, ये आपका कॉम्प्लेक्स से सिंपल में जा रहा है और ये आपका सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जा रहा है। ठीक, यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर आपका ब्रेक डाउन हो रहा है। कहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है, कैटाबॉलिज्म में। कैटाबॉलिज्म का ऐसा ऐसे आप मतलब समझिएगा कि कट करना, कट करना मतलब कैटाबॉलिज्म। मतलब मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ कि आप कंसेप्ट कैसे आप याद रखेंगे, चीजों को भूलेंगे नहीं। बाकी ऐसा नहीं कैटाबॉलिज्म का मतलब कट होना, आप ये याद रखें कि ब्रेक डाउन होगा किसका, कॉम्प्लेक्स जो मटेरियल होंगे उनका सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, सिंपल कंपाउंड में। चलिए बात करते हैं इसके बाद दूसरा क्या आपके बेसिक लाइफ प्रोसेस का दूसरा पॉइंट क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस। मतलब वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं किसी चीज के प्रति, वो सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपके लाइफ प्रोसेस का तीसरा पॉइंट क्या आता है, वो आता है मूवमेंट। मूवमेंट कर सकते हैं, लिविंग बीइंग जो होते हैं क्या करते हैं, वो मूवमेंट करते हैं। जिसमें लाइफ होती है वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ग्रोथ होता है, लिविंग बीइंग में ग्रोथ भी होता है, डिफरेंशिएशन होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है भाई लिविंग बीइंग में, तभी वो ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। रिस्पायरेशन होता है, ठीक है, श्वसन की क्रिया होती है। रिस्पायरेशन क्या होता है, मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि आप लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है निकालते हैं बाहर और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लेते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होता है, यही रिस्पायरेशन है। फिर अपना क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस। एक एक करके सारे पॉइंट अपन लोग शुरू से लेकर डिस्कस करने वाले। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया, रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस। मतलब आपकी बॉडी जब कोई चेंज होता है, आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जब कोई चेंज हो रहा है तो आपकी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है। जैसे कि ठंड बहुत ज्यादा आपको लग रही है, बहुत ज्यादा ठंड बाहर हो रही, ठीक है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, आप क्या करते हैं, आप कांपते हैं, कांपते हुए आप क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। वही चीज क्या है, वही चीज है आपका रिस्पॉन्सिवनेस। देखिए एग्जांपल में दिया गया है कि डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर रिप्रेजेंट्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर का डिक्रीज होना क्या करता है, रिस्पॉन्ड टू चेंजेस, यही चीज रिप्रेजेंट करता है, यही चीज रिस्पॉन्सिवनेस है। मतलब आप किसी चीज के प्रति संवेदनशील हैं। जैसे कि गर्मी हुई तो आपकी बॉडी क्या करती है, अडॉप्ट करती है, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है उसको नॉर्मल में लाती है।
ठीक है। तो वही चीज़ें होती हैं रिस्पॉन्सिवनेस। और जब आप ठंडी आपकी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा आपको ठंड लगने लगती है, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो आप कांपते हैं और उससे क्या होता है, आपके बॉडी में क्या होता है, हीट जनरेट होती है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए, इट इज द सम ऑफ ऑल द केमिकल प्रोसेस दैट अकर्स इन द बॉडी। ठीक है, ये सभी जो केमिकल प्रोसेस आपकी बॉडी में होते हैं उन्हीं का सम है। अब इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। इसके बारे में अभी मैंने डिस्कस किया था। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन, एनाबॉलिज्म मतलब फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहां पर देखिए लिखा भी वही चीज शायद गया है। देखते हैं अपन लोग क्या चीज लिखी गई। देखिए, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस इनटू द सिंपल कंपाउंड। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस का सिंपल कंपाउंड में ब्रेकडाउन होना ही क्या है, कैटाबॉलिज्म। मैंने आपको बताया कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन, मतलब कट कर देना। किसी बड़े अमाउंट को आप कट कर रहे हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े बना रहे हैं, कैटाबॉलिज्म कट। ऐसे आप लोग याद रखेंगे। एनाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म आपका है बिल्डिंग अप द कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस फ्रॉम स्मॉल कंपोनेंट्स। ठीक है, स्मॉल कंपोनेंट से आप क्या कर रहे हैं, किसी कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस का निर्माण कर रहे हैं। यही चीज आपका कहां पर आता है, एनाबॉलिज्म में आता है। बिल्कुल सिंपली आपने समझ लिया कि मेटाबॉलिज्म आखिर होता क्या है। बहुत बार आप सुने होंगे कि मेटाबॉलिज्म जो है लिविंग बीइंग के सेल में होता है। ये बिल्कुल लिविंग बीइंग का एक प्रोसेस है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसको मैंने आपको बता दिया। फिर यहां पर क्या आता है, मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है, इट इंक्लूड मोशन ऑफ द होल बॉडी इंडिविजुअल ऑर्गन। ठीक है, या आपके होल बॉडी का जो मूवमेंट है वो भी इसमें आता है, और इंडिविजुअल किसी ऑर्गन का जो आपका मूवमेंट है वो भी क्या करता है, इसी मूवमेंट वाले प्रोसेस में आता है। जैसे अपने हाथ को हिला रहे हैं तो ये भी एक तरीके का मूवमेंट होता है, भले ही उसका नाम दूसरा मूवमेंट है, लेकिन इस तरीके से है तो एक मूवमेंट ही। और जब आप अपना डिस्प्लेसमेंट होता है, जब आप अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, पूरे बॉडी की पोजीशन को चेंज करते हैं, तो वो भी आपका मूवमेंट में आता है। फिर यहाँ पर क्या है, ग्रोथ। देखिए, ये आपको छोटे छोटे पॉइंट है, इनको आपको बिल्कुल ध्यान में देते हुए चलना है। ठीक है, फिर क्या आता है, ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ आपका क्या है, इट इज एन इंक्रीज इन द बॉडी साइज दैट रिजल्ट फ्रॉम एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एग्जिस्टिंग सेल। किसी सेल का क्या है, उसका साइज बढ़ रहा है। ठीक है, किसी बॉडी की साइज बढ़ रही। आप लोगों में ग्रोथ का प्रोसेस होता है, पहले आप छोटे थे, छोटे से आप बड़े हुए, उम्र के साथ आप जो है बड़े हुए। ठीक है, पौधों में क्या होता है, पूरे लाइफ होता है, होल लाइफ उनका क्या होता है, बॉडी का जो ग्रोथ है होता रहता है। लेकिन अपन लोग में क्या होता है, अपन लोग में ये चीजें एक लिमिट तक होती हैं, एक एज तक होती है कि 20 साल, 21 साल, 18 साल, कब तक अपन लोगों की जो है बॉडी की साइज बढ़ेगी। ऐसे ही सेल में भी यही चीजें, यही प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर यहां पर क्या है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ सेल फ्रॉम एन अनस्पेशलाइज्ड टू अ स्पेशलाइज्ड स्टेज। इट इज द डेवलपमेंट ऑफ सेल फ्रॉम एन अनस्पेशलाइज्ड से क्या होता है, स्पेशलाइज्ड स्टेट में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है किसका, सेल का। जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और सेवरल टाइप्स ऑफ सेल। जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन में आपका एग्जांपल क्या दिया गया है, आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, सेवरल टाइप ऑफ सेल क्या होती हैं, कहां पर इनका निर्माण होता है, इनका निर्माण भैया होता है अनस्पेशलाइज्ड सेल इन द रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में क्या होता है, इनका फॉर्मेशन होता है। आपकी आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होता है, ये चीज आप याद रखेंगे, रेड बोन मैरो में आपका फॉर्मेशन होता है। ये चीज किसके अंतर्गत आती है, डिफरेंशिएशन के अंतर्गत आती है। ठीक है, फिर आपका क्या प्रोसेस है यहाँ पर, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, इट रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। न्यू सेल का फॉर्मेशन होना क्या है, रिप्रोडक्शन है। ठीक है, अपनी तरह हूबहू न्यू सेल बना रही हैं, वही चीजें क्या आ रही हैं, रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल बनाती हैं। आइडेंटिकल सेल जो बन रही हैं, आइडेंटिकल जो चीजें बन रही हैं, वही चीजें क्या है, आपकी रिप्रोडक्शन में आती हैं। एंड आल्सो प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग, और न्यू ऑफ स्प्रिंग भी बनते हैं। देखिए, एक तो आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, आपकी ओल्ड सेल से न्यू सेल बन रही, वो एक तरीके का रिप्रोडक्शन है। एक रिप्रोडक्शन वो है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, आप ऑफ स्प्रिंग जो आपके होते हैं, जो आपके बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है, वो भी कहां पर आती है, रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट्स आती है। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन का पॉइंट। रिप्रोडक्शन का आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ओल्ड सेल्स प्रोड्यूस टू न्यू सेल्स आर पेरेंट सेल प्रोड्यूस। यहां पर क्या दिया गया है, पेरेंट्स सेल प्रोड्यूस फीटस। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सोच सकते हैं कि जो पेरेंट सेल होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, फीटस को प्रोड्यूस करती हैं, और ओल्ड सेल यहाँ पर क्या चीज प्रोड्यूस कर रही हैं, आपकी न्यू सेल। इस तरीके से आपका एग्जांपल ओआर करके अथवा करके दिया गया है। तो ये चीज आपने समझ लिया, रिप्रोडक्शन आपको समझाने की जरूरत अब नहीं है, अब इसको आप भूलेंगे भी नहीं। फिर क्या आता है, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द सेल्स एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से और आपके सेल
के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है। कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होता है? CO2 और O2 का। CO2 आपकी जो सेल होती है उसको बाहर निकालती है, वो उनके लिए वेस्ट होता है एक तरीके से, और जो ऑक्सीजन होता है उसको अंदर लेती हैं, उनके लिए यूजफुल होता है, नेसेसरी होता है, जो कि आपके प्लांट आपको देते हैं। ये किसके अंतर्गत? देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, ह्यूमन बॉडी डू रिस्पायरेशन, मतलब ह्यूमन बॉडी क्या करती है? रिस्पायरेशन करती है। तो ये हो गए आपके बेसिक लाइफ के जो प्रोसेस थे उसको अपन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब अगला पॉइंट क्या है? अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस पहला है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब यहीं से आता है। होम्योस्टेसिस आपका क्या है? होम्यो सबसे पहले तो बात यही आती है कि होम्योस्टेसिस होता क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स, होम्यो का मतलब क्या है? कांस्टेंट, और स्टेसिस का मतलब है स्टेट, मतलब किसी चीज को कांस्टेंट स्टेट में रखना। यहाँ अपन लोग किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं? आप लोग जो बात कर रहे हैं वो रेफरेंस में बात करें ह्यूमन बॉडी की। तो ह्यूमन बॉडी में क्या करना है? आपको कांस्टेंट स्टेट में रखना है सारी चीजों को। क्या चीजें इसमें आती हैं? देखिए यहाँ पर क्या है कि आपकी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, बाहर का इन्वायरमेंट कैसा भी हो, लेकिन जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसकी कंडीशन को क्या करना है? आपको एक कांस्टेंट स्टेट में रखना है, एक लिमिट तक आपको रखना है। बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, आपके बॉडी का जो टेम्परेचर हो, बाहर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कुछ भी हो, लेकिन आपकी बॉडी को, आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है 37 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये चीज भी क्या है? होम्योस्टेसिस है। बाहर कितनी भी गर्मी है, 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी हो रही, बिल्कुल एकदम चिलचिलाती धूप है, लेकिन आपका बॉडी क्या करता है? आपके जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसका जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? 37 डिग्री सेल्सियस पर। ये चीज आप जानते हैं कि आप ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो क्या होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या चीजें है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और यहाँ पर इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट है, और इसको क्या करना है? कांस्टेंट स्टेट में रखना है। किसको? इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट जो आपका है, इसको क्या करना है? कांस्टेंट स्टेट में रखना है। अब इसके लिए आपके बहुत सारे मैकेनिज्म भी वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बॉडी में कोई एक सेल ये काम कर सकता है, बहुत सारे सेल्स मिलकर इस चीज को काम करते हैं, एक सिस्टम वर्क करता है। उस सिस्टम में कोई डिटेक्ट करेगा, जैसे कोई चीज, कोई आर्गन आपका डिटेक्ट कर रहा है, आपकी जो स्किन है, वो आपका जो स्किन हेयर है, वो चीज क्या करता है? डिटेक्ट करता है कि टेम्परेचर जो है इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और फिर आपके बॉडी के अंदर में अलग अलग तरीके से जो सेल्स होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जो सेल होती हैं, वो क्या करती हैं? वो एक रिस्पांस प्रोड्यूस करती हैं। कोई डिटेक्ट कर रहा है, कोई कंट्रोल कर रहा है, और कोई क्या कर रहा है? एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। यानी कि कोई जो है उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वर्क कर रहा है, रिस्पांस को प्रोड्यूस कर रहा है कि ये चीजें जाएंगी और आपका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, आपका बॉडी का जो एनवायरमेंट है वो मेंटेन रहेगा स्टूडेंट। तो यही चीजें क्या होती हैं? आपके आती हैं किसमें? होम्योस्टेसिस में। देखिए अब अपन लोग होम्योस्टेसिस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसकी डिफिनीशन जान लेते हैं। when internal environment is constant with respect to external environment। यही चीज क्या है कि जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट दोनों के बीच में क्या है कि ये जो कांस्टेंट की स्थिति है वो जब बनी रहे। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, इसकी डिफिनीशन जो लिखी गई है, when internal environment is constant, जब इंटरनल इन्वायरमेंट क्या हो? कांस्टेंट हो, विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में जो आपका इंटरनल इन्वायरमेंट है उसकी जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए? वो कांस्टेंट हो। तो यही चीज आता है आपके होम्योस्टेसिस में। बाहर से हमको कोई मतलब नहीं है, हमारा बॉडी क्या करेगा? जो उसका नॉर्मल, जो उसका फीचर है, जो आप उसका नॉर्मल टेम्परेचर है, जो उसकी नॉर्मल कंडीशंस है, उसको क्या करेगा? मेंटेन करके रखेगा। यही चीजें आपकी दी गई है। इंटरनल इन्वायरमेंट इक्वल टू क्या यहाँ पर दिया गया? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यहाँ पर दिया गया स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या आता है? फीडबैक सिस्टम होता है। आपकी बॉडी में फीडबैक सिस्टम वर्क करता है। किसी भी रिस्पॉन्स को, जो आपका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, उसके लिए फीडबैक सिस्टम वर्क करते हैं। फीडबैक सिस्टम स्टूडेंट्स क्या होते हैं? मैंने आपको 3 पॉइंट एक्स के पहले एक और भी बताया था। आपको आपके बॉडी में जो सिस्टम वर्क करते हैं, कोई डिटेक्ट कर रहा है, कोई कंट्रोल सेंटर है, कोई आपका इफेक्टर है जो इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कोई डिटेक्ट कर रहा है, कोई आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, और यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं इसमें टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। बाकी ऐसा नहीं कि सिर्फ टेम्परेचर ही होगा, आपकी जो हार्मोनल एक्टिविटी होती है उसमें भी क्या होता है? यही आपका होम्योस्टेसिस ही उसमें भी वर्क करता है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब बात आती है फीडबैक सिस्टम की। फीडबैक सिस्टम क्या होता है? इफ देयर आर एनी चेंजेस टेक प्लेस इन द इंटरनल इन्वायरमेंट, देन फीडबैक सिस्टम इज टेक बैक इन इट्स into its constant state as are in
होम्योस्टैसिस। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो आपका फीडबैक सिस्टम है वो क्या चीज़ वर्क करता है कि जब कोई चेंज होता है इंटरनल इन्वायरमेंट में, देन क्या होता है फीडबैक सिस्टम क्या करता है, टेक बैक, मतलब ये इसको क्या करता है, बैक करवाता है, मतलब कि इसको नॉर्मल कंडीशन में लाता है। यदि उसमें कोई चेंज होता है तो इसको क्या करता है, फिर से वो व्यवस्थित करता है इनटू इन कांस्टेंट स्टेट, कांस्टेंट स्टेट में, या आप कह सकते हैं इसी कांस्टेंट स्टेट का अपन लोगों ने क्या एक मतलब निकाला था, होम्योस्टेसिस। जो आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, जो आपकी इंटरनल बॉडी की कंडीशंस हैं वो कांस्टेंट स्टेट में है, इसका मतलब ये है कि होम्योस्टेसिस भैया बना हुआ है। ये होम्योस्टेसिस यदि डिस्टर्ब हो जाएगा मतलब कांस्टेंट स्टेट में नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि फीडबैक सिस्टम कितनी तरीके से होता है, फीडबैक सिस्टम कितनी तरह से वर्क करता है। ये पॉजिटिव हो सकता है, ये निगेटिव हो सकता है। आपका फीडबैक सिस्टम दो तरीके का होता है, ये पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव हो सकता है, आप इसको समझते रहेंगे। फिर यहाँ पर क्या आता है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है उसको भी अपन लोग जानते हैं। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है, व्हेन एनीथिंग इज डिक्रीज इन आवर इंटरनल इन्वायरमेंट, जब कोई चीज क्या होती है अपने इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट का क्या मतलब है, बॉडी के अंदर डिक्रीज होती है, तो जो ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है ये क्या करता है, देन इट इज बाई टू बैक इनटू इट्स नॉर्मल सिचुएशन बाय इंक्रीज इट। तो ये क्या करता है आपका, ये आपका सिचुएशन को नॉर्मल लाने के लिए क्या करता है, उसको इंक्रीज कर देता है। जब कोई चीज डिक्रीज होगी तो ये इंक्रीज कर देगा, वो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कहते हैं स्टूडेंट्स। इसमें क्या चीजें आपकी आती हैं, जैसे कि क्या होता है इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग व्हेन एनी पार्ट ऑफ बॉडी इंजर्ड, जब कोई बॉडी का आपका पार्ट इंजर्ड हो जाता है ब्लड क्लॉटिंग में, दिस सिस्टम रिलीज केमिकल्स दैट एक्टिवेट ब्लड प्लेटलेट, आपकी ब्लड प्लेटलेट को क्या करता है, एक्टिव करता है। प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट एंड स्टॉप ब्लीडिंग, जो प्लेटलेट होती हैं वो क्या करती हैं, आपकी ब्लीडिंग को रोकती हैं। क्लॉट बस्टर एजेंट होते हैं जो आपके क्या करते हैं, आपकी क्लॉटिंग को बनाते हैं, क्लॉटिंग के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इट स्टिमुलेट्स ऑक्सीटोसिन, जब चाइल्ड बर्थ होता है तो ऑक्सीटोसिन को क्या होता है, स्टिमुलेट करता है। हियर इज पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का दूसरा एग्जांपल यहाँ पर क्या दिया गया है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब एक बेबी का जन्म होने लगता है तो क्या होता है, इट स्टिमुलेट ऑक्सीटोसिन, तब ये ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है जिसको क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, रिलीज थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू रिलीज करवाता है। इट स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, यूट्रस में क्या करवाता है भैया, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, टू हेल्प इन चाइल्ड बर्थ, मतलब चाइल्ड के बर्थ के समय पर ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है, कहाँ पर, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, किसको बढ़ाकर, किसके मात्रा को बढ़ाकर, ऑक्सीटोसिन को, ऑक्सीटोसिन को बढ़ा देता है उसके रिलीज को, जिससे चाइल्ड बर्थ होने में क्या होता है, आसानी होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जांपल किसका, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का। इसके बाद क्या आता है, कौन सा सिस्टम, निगेटिव। पॉजिटिव की बात हो गई, अब निगेटिव की बात हम लोग करते हैं। देखिए निगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है, व्हेन एनीथिंग इज इंक्रीज इन आवर बॉडी, जब कोई चीज आपके बॉडी में इंक्रीज हो जाए, इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई चीज इंक्रीज हो जा रही, देन ये सिस्टम क्या करता है, बाय टू बैक इनटू इट्स नॉर्मल कंडीशन बाय डिक्रीजिंग इट। देखिए डिक्रीज कर दे रहा है, मतलब नॉर्मल बॉडी में तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये सिस्टम क्या कर रहा है, उसको डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, निगेटिव फीडबैक सिस्टम कहते हैं। जैसे क्या होता है कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, मान लीजिए कि वो बढ़ गया, देखिए यहाँ पर दिया गया टेम्परेचर बढ़ा, स्किन हीट हुई, ज्यादा हो गई। ठीक है, फिर आपका क्या करेगा, हाइपोथैलेमस वर्क करेगा। ये कहाँ पर होता है, आपके ब्रेन में होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है कंट्रोल सेंटर होता है, जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, भूख प्यास टेम्परेचर सबके लिए ये हाइपोथैलेमस ही वर्क करता है, यही आपका कंट्रोल करता है। इन सारी चीजें जो आपको महसूस होती हैं, जो आपको भूख प्यास गर्मी सर्दी जो भी महसूस होता है, वो इसी हाइपोथैलेमस की वजह से महसूस होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी स्वेटिंग बढ़ेगी, स्वेट ग्लैंड क्या होंगी, स्टिमुलेट होंगी, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर टीआरएस टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर होता है, आपके कहाँ पर होता है, ये हाइपोथैलेमस में होता है। मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर और आपका भूख प्यास जो कुछ भी हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, हाइपोथैलेमस से ही होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब स्वेटिंग होगी, जब आपका पसीना बहुत ज़्यादा बहेगा, तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। देखिए ये चीज़ दोनों सीजन में लागू होता है, गर्मी हो या ठंडी। जब आप लोग गर्मी में ये प्रोसेस देख रहे हैं तो मतलब क्या है कि स्वेटिंग के थ्रू क्या हो रहा है, टेम्परेचर को गिराया जा रहा है। जब आप ठंडी में होते हैं तो आप कांपते हैं, ठीक है, सीवरिंग होती है, आप कांपते हैं
हैं और आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप इसको सोचेंगे कि आपका जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो इस तरीके से वर्क कर रहा है, ये आपके दोनों जगह पर वैलिड है। एंड इज बैक टू इट्स होम्योस्टेसिस। और क्या होगा कि इस तरीके से जो है पसीना निकाल कर आप लोग क्या करेंगे, अपने बॉडी, आपका बॉडी जो है वो क्या करेगा, आपके टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, बॉडी टेम्परेचर को क्या करेगा, नॉर्मल स्टेट में फिर से ला देगा। और जो नॉर्मल स्टेट में आ रहा है, जो कांस्टेंट स्टेट में आ रहा है, यही चीज तो मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि कांस्टेंट स्टेट मतलब होम्योस्टेसिस। बॉडी हमेशा कांस्टेंट स्टेट में रहना चाहता है। हर आदमी सोचता है कि मैं कांस्टेंट, आप अपने लिए सोचिए, व्यवहारिक तौर पर आप खुद भी सोच सकते हैं। आप पढ़ाई क्यों करते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कोई भी काम क्यों करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए, कांस्टेंट स्टेट में जाने के लिए। कांस्टेंट स्टेट में जाने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए आप वर्क करते हैं, जिससे क्या हो कि आपके जीवन में अव्यवस्था ना हो, उसके लिए ही आप वर्क करते हैं। उसी तरीके से अपना बॉडी भी वर्क करता है कि वो हमेशा नॉर्मल कंडीशन में रहना चाहता है और उसके लिए वो वर्क करता रहता है। ठीक है, तो यही चीजें क्या हो गई, फिर से होम्योस्टेसिस में आपकी आ जाएंगी स्टूडेंट। तो ये हो गया अपना होम्योस्टेसिस का पॉइंट क्लियर हो गया। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। देखिए सेल, अब यहां से आपका एक नया टॉपिक शुरू होता है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस तक। यदि आपके मन में कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर पूछिए। नया टेलीग्राम ग्रुप जल्द ही बन जाएगा, आज से कल में आपके पास एक नया टेलीग्राम ग्रुप होगा जो कि ओपन होगा किसी भी डाउट को पूछने के लिए, जहां पर स्टूडेंट आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं और मैं भी वहां पर आपको सारी चीजें बताता रहूंगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, प्यार बनाए रखिए, थैंक यू।